ओम शांति। जिस तरह से बाबा कहते कि गोल्डन दुनिया आने वाली है, उसी तरह से संगम युग की इन पावन घड़ियों में हम सभी को गोल्डन चांस मिलता रहता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मुकुल भाई जी अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक बार सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय मुकुल भाई जी लगभग 25 से भी ज़्यादा वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और कुमार जीवन, पक्का कुमार जीवन जिसको कहें, और जो नवीनता से भरा हुआ है, पुरुषार्थ की नई नई नीतियाँ, नए नए तरीके, इतना क्रिएटिव रूप से आप पुरुषार्थ को हम सभी के सामने रखते हैं कि वो पुरुषार्थ भी सहज अनुभव होने लगता है। और अगर हम कहें प्रोफेशनल रीति, आप डीजीएम पद पर कार्यरत हैं फॉक्सवैगन कंपनी में, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और यहाँ पर हमारे बीच में एक नए विषय के साथ आप आए हैं। हर बार जब भी आप आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नवीनता अवश्य मिलती है, एक्टिविटीज़ के रूप में, विषय के रूप में, ज्ञान योग की गहराई के रूप में। तो आज मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ और बहनों से अनुरोध करूँगी कि आएं और भाई जी को तिलक देकर स्वागत करें। और मैं कैलाश भाई जी से निवेदन करूँगी कि आप भी मंच पर आएं और आदरणीय मुकुल भाई जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आप सभी को मैं बताऊं, हमारे मुकुल भाई समय के बहुत पाबंद हैं और साथ ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। समय की पाबंदी की जब बात होती तो आप सभी देख रहे होंगे, सबसे पहले आकर आप क्लास में बैठ गए थे। तो हम सभी गुण चोर बन के आज उनसे कई गुण चुराएंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माइक मुकुल भाई जी को दूंगी। ओम शांति। जयपुर में लगभग 1.25 साल के बाद फिर से आना हुआ। घर में आए हुए फिर से लग रहा है आप सभी के बीच आके। और हम इस समय मधुबन गए हुए थे, शांतिवन में भाइयों के योग तपस्या भट्टी आमंत्रित भाइयों का, उसको अटेंड करके अभी यहाँ आए हैं। तो आज ऑनलाइन में भी शायद अधिकतर भाई जुड़े हुए हैं, ऐसे दीदी जी ने बताए हैं। परंतु हम जो टॉपिक अभी लेंगे वो हम सभी के लिए उपयुक्त रहेगा। और खास जो अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उन्नति लाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रूप से उन्नति लाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड विषय है। तो सभी हम चाहते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी उन्नति चाहते हैं ना, या सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं 21 जन्म, तो 21 जन्म का पहला जन्म कौन सा है? तो अभी है ना। तो अगर 21 जन्म का पहला जन्म जब भगवान का साथ मिल रहा है, हमें ये बाबा रोज पढ़ा रहे हैं, हमें ज्ञान योग की पालना मिल रही है, और उसमें अगर हम वो कुशलता दिखा नहीं सकते हैं तो अगले 20 जन्म के भरोसे पे रहना कहाँ तक उचित होगा, है ना। तो हमें तो 21 जन्म का पहला जन्म में वो कमाल दिखाना ही चाहिए। अगर दुनिया वाले इस लेवल पे हैं और हम उस क्षेत्र में हैं, तो हम दुनिया वाले से थोड़ा सा तो आगे होना ही चाहिए। कंपटीशन की बात नहीं, बट सरलता से। हमारी टीचर अगर अच्छा है और हमें अगर भगवान चुने हैं, टीचर अच्छा मतलब भगवान स्वयं टीचर है, भगवान हमें चुने हैं और वो हमें दिव्य गुणों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो दिव्य गुण तो हमें कर्म कुशलता ठीक करेगा। दिव्य गुण तो कोई आत्मा होके बैठे रहने वाले गुण नहीं है। दिव्य गुण सारे चीज ये एक्टिव गुण है। दिव्य गुण कोई स्टैटिक गुण नहीं है। शांति धाम के गुण, शांति ये एक स्टैटिक गुण है, लेकिन धैर्यता ये स्टैटिक गुण नहीं है। धैर्यता तो कर्मों के क्षेत्र में प्रूव होता है ना। धैर्यता का स्टैटिक अभिव्यक्ति शांति है, परंतु धैर्यता कर्म के अंदर होता है ना। आप शांत हैं और आप धैर्यशील हैं, कैसे पता चलेगा? आप शांत हैं ये
आपके डोरमेंट स्टेज की विशेषता है। लेकिन जब कर्म में आ रहे हैं, वहां जो चुनौतियां आ रही है, उसके बीच में अगर आप धीरज का प्रदर्शन करते हैं, शांति का प्रदर्शन करते हैं, तो कहा जाएगा नहीं, इसके अंदर धैर्यता है। तो हमारे बाबा के जितने भी दैवी गुण हैं और कई ईश्वरीय गुण भी, ये सब डायनामिक गुण हैं, और इसीलिए इसे हमें संगम युग पर पहला जन्म में उसका पूरा लाभ लेना जरूरी है। और जितना हम लाभ लेंगे, उतना हम इस जीवन में अधिक सफल होंगे। सफलता सबको चाहिए या नहीं चाहिए? बेहद का वैराग, सफलता भी नहीं चाहिए ऐसा नहीं, आप बेहद का वैराग में भी तो सफलता चाहिए। नंबर 1 बेहद का वैराग, वो वहां पे भी सफलता चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे कि कर्म कुशलता बढ़ाने की क्षेत्र में शब्द का, सरस्वती देवी का क्या भूमिका है, शब्द का क्या भूमिका है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, वो कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मुखड़ा जो है, आपके सीरत जो है, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं, उससे पता चलता है कि आपके मन की स्थिति क्या है, कि हम खुश हैं, उदास हैं, थोड़ा सा नाराज हैं, दुखी हैं, थके हुए हैं, या बड़े उमंग में हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो ये देख के किसी व्यक्ति को आप अंदाजा कर सकते हैं। परंतु ये अंदाजा कई बार भूल होने की चांसेस हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज पे ट्रेन नहीं हुए हैं, उसका कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, हम अपने अंदाजा से करते हैं। और उसके अलावा जब हम भारत के अलग अलग प्रांत पर जाते हैं, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग प्रकार के होते हैं। तो हो सकता है जो फेशियल एक्सप्रेशन के आधार से यहाँ पे उसको ऐसा माना जाता है, हो सकता है दूसरे प्रांत के आप फेशियल एक्सप्रेशन समझ नहीं पाए। तो इसके लिए उससे थोड़ा सा मोटा विषय जो है वो है वाचा, क्योंकि एक्सप्रेशन को समझना आप देख रहे हैं, परंतु वाचा जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो तो सर्टेन है, वो आपने सुना है और शब्द का मीनिंग आपने समझा है। अब ये शब्द जो है ये कमाल वाली चीज है। शब्द कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है भाई साहब, कहां से निकल रहा है शब्द? हाँ जी, वृत्ति से, हमारे सोच से निकल रहा है। हम जो सोच रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आवाज मुंह से निकल रही है, लेकिन शब्द का चुनाव जो है, चुनिंदा कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसका चुनाव का भी एक इलेक्शन चल रहा है मस्तिष्क के अंदर। हाँ, आत्मा इलेक्शन कर रही है, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, हमारे स्टॉक के जो शब्द कोश हैं, उनमें से एक लाइन बोलने के लिए वो शब्द का चुनाव हो रहा है कि नहीं, इसको नहीं, ये शब्द ठीक रहेगा, ये शब्द ठीक रहेगा। इस रीति से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना स्पॉन्टेनियस हो रहा है। आत्मा का प्रोसेसिंग स्पीड देखिए, हम सोच रहे हैं और वो शब्द निकलता जा रहा है। होता क्या है कि हम सारा दिन लंबा समय जो सोच चलाते हैं, अपने आप के साथ जो बातें करते हैं, जिस प्रकार की सारा दिन में हम अंदर स्टिमुलस लेते हैं, अर्थात जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, और जिस पर हम विचार सागर मंथन करते हैं, जाने अनजाने रूप से। हाँ, आप विचार सागर मंथन कॉन्शियसली कर सकते हैं। जैसे अभी सोचिए वरदान है, स्लोगन है, तो उसमें आपको बैठकर विचार सागर मंथन कॉन्शियसली करना पड़ता है। लेकिन कुछ विषय है जो न्यूज़पेपर में सुना, अरे ऐसा हो रहा है, तो आपका अपने आप विचार सागर मंथन जो है अनकंट्रोल्ड वे में वो शुरू हो गई, ब्रेन फंक्शनिंग, अपने मन बुद्धि दौड़ने लग गई उस पर। तो ये भी विचार सागर मंथन हो रहा है। तो जिस चीज पे हम ज्यादा देर तक टिकते हैं बुद्धि से, जिन शब्दों का, जिन दृश्य का हम ज्यादा समय बौद्धिक रूप से मस्तिष्क में, यानी मन बुद्धि संस्कार में उसको टिकाने देते हैं,
वो हमारे ऊपर एक छाप डालता है, जाने अनजाने रीति से बहुत क्लियर इंप्रेशन डाल के जाएगा, बहुत क्लियर इंप्रेशन। जैसे आप सीमेंट है, थोड़ा पानी डाले हैं और गलती से पानी डल गया इस सीमेंट में, आप डालना नहीं चाहे, बोरी है सीमेंट, उसमें बारिश के पानी लग गए, तो क्या होगा? अब उसको रहने दिया आपने तो वो जम जाएगा ना, वो पूरा वैसे ही सैक के साइज का ही एक ऐसा बड़ा सा ढीप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इंप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, और उसके आधार से हमारे बोल निकलते रहते हैं, क्योंकि सारा दिन हमने जो सोचा है, बारंबार अपने आप के साथ जो बातें किए हैं, उससे हमारी मान्यता बनती है, और मान्यता के आधार से हमारे विश्वास, मान्यता बनती है, और उसके आधार से हमारे बोल, कर्म, डिसीजन, सारे चीजें होंगे। दुनिया में जितने भी आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं, चाहे युवाओं को नौकरी दिलाने के इंटरव्यू हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस नौकरी में जब आप अपीयर करते हैं, या जो फौजी वालों का सिलेक्शन ऑफिसर्स एसएसबी सिलेक्शंस होते हैं, या अच्छे कंपनीज में आप एक पद में हैं, वहां से सीनियर लेवल के लिए जब जाना है, तो जो इंटरव्यूज होते हैं, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक नया तरीका आजमाया है। नया है नहीं, ऐसे तो 40 साल से चल रहा है, लेकिन बहुत कॉमन हो गया है वो बात, और वो है बिहेवियरल इंटरव्यू। अब ये बिहेवियरल इंटरव्यू क्या है? तो जब आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप तो तैयार होके आए हैं, अच्छा सूट पहन के, अच्छे ड्रेस पहन के आप आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं, कितने अच्छे हैं हम, कितने मीठे हैं हम हमारे सभी कमी को छिपा कर वहां अच्छी तरह से पेश आने का प्रयास कर रहे हैं। दुकान में आप सेव खरीदने गए हैं, एप्पल खरीदने गए हैं, तो दुकानदार क्या प्रयास करता है? उनको तो खपाना है, तो वो क्या प्रयास करेगा? अब देखें, एप्पल बेचने वालों का लाइट जो है अक्सर लाल प्रकाश होते हैं, लाल टेंट लगाएंगे ऊपर, शेड, ताकि एप्पल के ऊपर लाल प्रकार की आभा, थोड़ा जैसे ये है ना, ये कलर है, तो इस तरीके के टेंट के कलर होते हैं, और उसमें लाइट्स लगा देते हैं ताकि एप्पल के ऊपर थोड़ा लाल किस्म के आभा प्रकाश पड़े, तो एप्पल और लाल लाल दिखेंगे। और उसमें कहीं कुछ ऐसा दबा हुआ होगा, या कहीं कुछ हल्के छोटे कुछ नुक्स होंगे, वो काफी हद तक ढक जाएंगे। और कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा कि नुक्स वाला साइड एप्पल का सामने ग्राहक के तरफ करके रखे, नहीं, वो नीचे और करके रखेगा, ताकि आप 6-7 एप्पल अगर उठाएंगे तो एक आध एप्पल तो उसमें निकल ही जाएगा। फिर आप घर आके देखेंगे, अरे ये तो थोड़ा सा खराब है। तो हम भी इंटरव्यू में उसी तरीके से करते हैं, अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं, और कंपनी वाले जो हैं या आपके सामने वाले हैं, उनका लक्ष्य क्या होगा? वो ग्राहक की तरह एप्पल को उठा के ही पहले घुमा के देखेंगे, जहां आप ढक रहे हैं उसी चीज को वो एक्सपोज करने का प्रयास करेंगे। और वो करने का तरीका जो है वो ये है कि आपके सामने कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, बहुत सरल परिस्थितियां, चाहे वो बातचीत के दौरान हो, चाहे वो कुछ टास्क देकर, और उस परिस्थिति के बीच हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के अंदर हम जो है जैसा है वो निकल आता है, और हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो वो ढूंढ रहे थे, कि इस प्रेशर में ये व्यक्ति किस प्रकार के बोल का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली इंटरव्यू के दौरान वो आपके कौशल्य नहीं देखता है, माना बहुत ही ऐसे कुछ कार्य होंगे जहां पे मजदूर लोगों का कुछ कार्य होगा, तो उसमें कौशल्य देखा जाता है, भाई आपका टाइपिंग स्पीड कितना है,
या आप एक्सेल में काम कर सकते हो या नहीं, लेकिन मैनेजरियल लेवल पे आपके कौशल्य देखा नहीं जाता है, बहुत कम देखा जाता है और बहुत आसान है देखना। परंतु आपका व्यवहार देखा जाता है, आपके निर्णय शक्ति देखी जाती है, आप उस परिस्थिति में कैसे उस परिस्थिति को सामना कर सकेंगे, ये चीजें देखी जाती है। तो वो क्या करते हैं, आपको ऐसे कुछ परिस्थिति देंगे और देखेंगे कि उसमें आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, और आपके रिएक्शन आपके एक्सप्रेशन से केवल नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकल रहा है जो शब्द है, उस शब्द से पता चलेगा। सारांश में ये है, ये सारे उदाहरण देने के सारांश ये है कि हम अपने ब्राह्मण जीवन में कितना परिवर्तन लाए हैं, उसको चेक करने का एक आसान तरीका है हमारी बोली किस प्रकार का है, हमारी बोली में किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। और दो किस्म का बोली नहीं हो सकता, क्योंकि आप आत्मा दो है क्या? आपको डबल इंजन मिला है किसी को? दो आत्मा है? नहीं है ना। भूत घुसेगा तो दो होगा, इविल सोल घुसेगा, नहीं तो एक ही आत्मा है एक शरीर में। तो एक आत्मा की दो बोली कैसे हो सकता है? वो तो आप अभिनय कर रहे हैं, आप जैसे कि एनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका वास्तविकता नहीं है। तो वास्तविकता तो एक ही होगा, है ना। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व एक ही प्रकार के होंगे, वो छिपाकर कुछ अलग पेश कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट दैट इज एनेक्टिंग, दैट इज नॉट रियलिटी। तो इसके लिए हम अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करें और हमारे बोल को सुधारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंडिकेटर है, मार्कर है पता करने का कि हम कितने अच्छे बने हैं, कितने संपन्न बने हैं और कितने आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कई बार ये समझते हैं कि व्यवहार में आते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, या हम कोई पर्टिकुलर सोचिए कल्चर से हैं, मैं कोई भारत के प्रांत से आया हूं, मेरा स्कूल कॉलेज, मेरा जात, मेरा धर्म, मेरे संप्रदाय, जहां से हम बिलोंग करते हैं, हर संप्रदाय के कुछ अच्छी बातें हैं, हर संप्रदाय की कुछ कमियां भी हैं। ये बात हमें स्वीकार करना जरूरी है। अब हमें जब परम शिक्षक मिले हैं, तो वो परम शिक्षक हमें उस दैवी कुल के मर्यादाएं सिखा रहे हैं। तो हम उसे बेंचमार्क करके हमारे अंदर ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं जो उतना अच्छे नहीं हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसका एक दो तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक तरीका है कि आप में से जो लोग वाचा सेवा करते हैं, कोर्स कराते हैं, आप में से जो कोर्स कराते हैं या मुरली पढ़ते हैं, वो जरा हाथ उठाइए, यहाँ जो बैठे हुए हैं। बहनें तो सभी करते हैं, बट और भाई लोग कोई कोर्स वगैरह नहीं कराते? अच्छा ठीक है, एक आध कराते हैं। हाँ, तो जब आप कोर्स करा रहे हैं या मुरली पढ़ रहे हैं, जैसे ये कैमरा रखे हुए हैं ना अभी, तो ऐसे आप कैमरा चालू करके या सिर्फ ऑडियो चालू करके रख दीजिए, और उसके बाद आप अपना बोली को सुनिए। आप सोचिए आधा घंटा मुरली ले रहे हैं, उसमें आप क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्या आप उस आधा घंटा को झेल पाएंगे? देखिए, खुद के पढ़े हुए लेसन को जरा सुनिए, आपको धीरज रहेगा कि नहीं देखिए। अगर आपको बड़ा पसंद आ रहा है, ओहो मैं कितना अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, वाह रे मैं वाह, ऐसे अगर आता है तो आप संपूर्णता के और बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आता है, अरे ये मैं करा रहा हूं, अरे ये तो हा, ऐसे मैं कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ करना पड़ेगा, तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का पहला कदम है महसूसता। आपने महसूस किए हैं, आप आगे बढ़ गए। सच्चे दिल की महसूसता, किसी के कहने पर नहीं। आज का समय ऐसे है जहां आप चेंज के लिए कि कोई आपको कहे, टोके, भाई ये आपने ठीक नहीं कहा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप खुद ही सुन लीजिए, इतने सुंदर साधन है आपके पास हाथ में, आप खुद चालू करके रख के देखिए ना।
बहनें जो मुरली पढ़ते हैं, या भाई का भी मुरली पढ़ के देखिए, खुद ही आप बोलेंगे बहनें हमें नहीं देती है, कब पढ़ेंगे? अरे भाई, आप खुद कैमरा लगा के बैठ जाओ, मीठे बच्चे, पूरा मुरली खुद पढ़ के देख लो। ये तो कर सकते हैं ना। आपके सामने सभा बैठे हैं, सोचिए ऐसे कल्पना करके, जैसे जानकी दादी प्रैक्टिस करती थी, वैसे आप मास्टर दादी जानकी बनकर, हाँ, अपने ही घर में बैठ जाइए बाप और आप, और मोबाइल रख के पढ़ के देखिए एक बार, 20-25 मिनट लगेगा। फिर देखिए आपके उच्चारण कैसे हैं, कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई विषय पर मनन चिंतन करना शुरू करिए और देखिए किस प्रकार का मनन चिंतन हो रहा है। क्या वो मनन चिंतन जब आप सुन रहे हैं आपको पसंद आ रहा है क्या? तो अगर हमको ही वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमने जो खाना बनाया वो मुझसे खाया नहीं जा रहा है, तो मैं दूसरों को कैसा खिला सकता हूं? हमारे कई बार आजकल जैसे कम्युनिकेशन हम करते हैं, हाँ, जैसे भाई लोग हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, आजकल का कम्युनिकेशन का साधन है मैसेज, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन का साधन ईमेल है। पहले जैसा इंटरनल मेमो या पत्र व्यवहार होते थे, आजकल सब ईमेल में होते हैं। नाउ ईमेल जो आप लिख रहे हैं, उस ईमेल का एक स्टोरी लाइन होते हैं। स्टोरी लाइन, स्टोरी क्या है? कहानी। तो आप कहानी के रूप से किसी को सुनाएंगे तो कितना अच्छा लगता है कोई भी चीज, है ना? तो कोई भी चीज बताने के लिए एक स्टोरी लाइन होता है। इवन किसी का देहांत हो गया है और आपको कहा गया है उस व्यक्ति के घर में जाकर उनके प्रियजनों को यह समाचार देना है और आगे की कुछ चीजें बताने हैं कि भाई यहाँ है, ऐसे हैं, आप में से कोई आ जाइए, जो भी है। तो आपको ये जिम्मेवारी दिया गया है, तो आप कैसे बोलेंगे जाकर? ये तो बहुत अप्रिय कार्य है, लेकिन आपको सौंपा गया है, आपको करना है वो चीज। उसमें स्टोरी लाइन होगा या नहीं होगा? अजी मरने का कौन सा स्टोरी लाइन है जी, वो तो अच्छी चीजों का स्टोरी लाइन होता है। नहीं, यहाँ पे भी स्टोरी लाइन है। आप कैसे पेश करेंगे, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पॉज कितना देर के लिए देंगे कि वो समाचार सुना के उनको समाने के टाइम देंगे, या ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे, लो तुम झेलो मैं चल पड़ा, ऐसे बोल के चले जाएंगे? इसमें भी स्टोरी लाइन है। तो हर चीज पेश करने का एक तरीका है, एक फ्लो जो है वो आना बहुत जरूरी है। और ये फ्लो एनर्जी है, क्योंकि ये साहित्य का फ्लो है, ये शब्द का फ्लो है। ये फ्लो कहाँ से आ रहा है? ये फ्लो आपके संकल्पों से आ रहा है, और ये फ्लो ही आपके शरीर में एनर्जी के रूप से भी कार्यरत है। हाँ, वो स्थूल फ्लो रुकने से तकलीफ होती है, शब्द का फ्लो भी ठीक नहीं होगा तो भी हमारी अभिव्यक्ति में तकलीफ होंगी, हमें दूसरे समझ नहीं पाएंगे ठीक से। आगे के बात पीछे, आगे का लाइन पीछे, पीछे का लाइन आगे अगर हमने बोला तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी कोई बात हम करते हैं तो बाबा जैसे कई बार इशारा देते हैं कि पहले सोचो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, और उसके बाद उस चीज को मर्यादा के साथ उस सीक्वेंस पे बताया जाए ताकि ठीक से समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लंबा चौड़ा बोलना है, कम शब्दों में उस बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना अपने आप एक बहुत श्रेष्ठ कला है। अगर हमें आधा घंटा टाइम गया है एक कोई विषय को स्पष्ट करने के लिए, भाषण करने के लिए, अगर मुझे 5 मिनट टाइम दिया जाए भाषण करने के लिए, तो आधा घंटा वाला भाषण आसान है या 5 मिनट वाली भाषण आसान है? क्योंकि 5 मिनट में तो तैयारी नहीं लगेगा। कौन सा आसान है भाई साहब, बताइए, कौन सा आसान होगा? आधा घंटा सोचना पड़ेगा क्या बोलूं मैं, और 5 मिनट तो हो जाएगा। कौन सा इजी है बहन जी? इजी कौन सा है? आधा घंटा। अच्छा, तो बहन ये सब अनुभवी है, माता जी कह रही है 5 मिनट इजी होगा। आधा घंटा या 5 मिनट? आधा घंटा, सबको आधा घंटा इजी लग रहा है, 5 मिनट इजी होगा। अच्छा,
ऐसा है कि हाँ, पॉइंट्स मिलने के हिसाब से 5 मिनट इजी है, लेकिन आप उस विषय को अगर जानते हैं जिसके लिए आपको दिया गया था आधा घंटा, उसको कहा जा रहा है नहीं अभी व्यस्त है, मंत्री जी व्यस्त है, आपको केवल 5 मिनट मिलेगा आपका बात को स्पष्ट करने के लिए। तो अब क्या होगा, मुश्किल है या आसान है? आपके पास आधा घंटा का मसाला है, आप चाहते हैं आधा घंटा, लेकिन आपको मिलेगा 5 मिनट। तो आपको चुनिंदा शब्द उठा के बोलना है, जाकि जो कि पूरा आधा घंटा का मैटर स्पष्ट हो, और पूरा 5 मिनट भी नहीं बोलना है, आपको 3.5 मिनट ही बोलना है, क्योंकि 1.5 मिनट मंत्री जी को देना है कि वो डिसीजन दे, क्योंकि आप गए हो अपना सुनाने के लिए तो नहीं ना। हम जब कम्युनिकेट करते हैं क्यों करते हैं? कुछ कारण है या ऐसे ही करते हैं? हम कुछ रिजल्ट चाहते हैं ना। तो वो रिजल्ट अगर सामने व्यक्ति का डिसीजन है तो उनको बोलने के भी हमें चांस देना है। तो आधा घंटा से 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से मुझे 3 से 3.5 मिनट बोलना है, 1.5 मिनट सामने वाले को देना है। तो आधा घंटा का चीज 3.5 मिनट में व्यक्त करना, ये अपने आप में कला है। और वहां एक शब्द दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि आप एक शब्द दोबारा बोलेंगे तो टाइम जाएगा। तो कोई भी चीज का रिपीटेशन ना हो, इन चीजों को देखना है ताकि व्यक्ति बोर ना हो, लेकिन जितना समझना है उतना समझे। इसीलिए शब्द को सरस्वती कहा गया है। और आज हमारी शिवानी दीदी के विशेषता अगर हम देखें तो उनके अंदर ये विशेषता बहुत अनोखी है। और जो भी अच्छे प्रवक्ता हैं उनके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छा होता है। नाउ इस चीज में परिवर्तन कैसे लाएं? तो ये तो एक हमने ये समझ लिया कि शब्द का बहुत शक्ति है, शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्द को यथार्थ रूप से यूज करना जरूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शब्द हमारे उन्नति के क्वालिटी को दर्शाता है। मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, मैं कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अभी भी पुराने दुनिया के शब्द को यूज कर रहा हूं या नहीं, मेरे बोल में अभी भी अपशब्द आता है या नहीं, जोर से बोलना, जोश से बोलना, आवेश से बोलना, झूठ बोलना, इस प्रकार के संस्कार अभी भी मैं करता हूं या नहीं। तो ये तो हमारे प्रोग्रेस को दर्शाएगा। अब सवाल उठता है कि अगले 5-7 मिनट हम बात करते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। चेंज करना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, किसी के मन में अगर आ रहा है जी हमारा शब्द तो बहुत अच्छा है ही, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा है, परंतु अगर और अच्छा बनने की गुंजाइश हो तो आप प्रयास करना चाहेंगे या नहीं? हाँ, आपके ऊपर है। और कोई आपको बोल नहीं रहा है ना, कोई यह कंपैरिजन का बात ही नहीं है। आप अपने आप के साथ सतयुग के शुरुआत के आप जो हैं, आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम सभी पूछे अपने आप से, मैं आज जो हूं और सतयुग के शुरुआत में मैं जो लाल होऊंगा आत्मिक रूप से, उन दोनों में कोई फासला है या नहीं है? फासला तो है। तो उस फासला को मिटाना है मुझे, ये एक पुरुषार्थ है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां समझना होगा। कोई भी चीज जो संस्कार में चल गया पड़ा है, जो संस्कार बन चुका है, उसको परिवर्तन करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, आपको वापिस आना पड़ेगा और फिर से शुरू करना होगा। तो जैसे कि परिवर्तन, ये सीखने का प्रक्रिया के 3 तबके होते हैं, इसको ध्यान से आप समझना। कोई भी चीज जो कौशल्य है, स्किल है, कला है, शब्द का इस्तेमाल करना, बोलने का तरीका, ये सब कौशल्य है। खाना बनाना, ये सब कौशल्य है। इवन चेयर पे बैठना, ये भी कौशल्य है। लंबा समय एक तरीके से बैठे रहना, ये भी कौशल्य है। मुरली किस तरीके से आप सुनते हैं, ये भी कौशल्य है। क्योंकि बचपन से सोचिए, आप जैसे ही मीठे बच्चे शुरू हुआ आप आंखें बंद कर लेते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे सीधा होके बैठते हैं, ये कौशल्य है। आपने ये हुनर 10 साल अगर ज्ञान में है, 10 साल इसको साधा है, झेला है, प्रयास किए हैं, वो संस्कार बन चुका है। अब उस चीज को मिटाना
परिवर्तन लाना, आंखें खोल के सीधा होकर, मीठे बच्चे भी जिस तरीके से, सिखिलदे बच्चे भी उस तरीके से, एक रस अगर करना है तो जहां बैठ के जिस तरीके से मुरली सुनते हैं उस पे नहीं हो पाएगा। आपको परिस्थिति में चेंज लाना होगा, आपको थोड़ा हलचल कर देना होगा। हलचल कैसे करेंगे? आपको चेंज करना होगा। अपने आप में चेंज करने के लिए आपका चर्या में चेंज करना होगा। तो पहला चीज है, जहां बैठ के आप मुरली सुनते हैं वहां बैठ के आप मुरली नहीं सुनिए। मुरली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद मैं शब्द का एग्जांपल में आऊंगा ताकि समझना आसान हो। तो रोज जहां आप बैठ के मुरली सुनते हैं, जहां बैठने से ही आपको झुटका आता है, वो स्थान आप छोड़ दीजिए। आप कोई दूसरा स्थान पे बैठिए तो पहला नवीनता हो जाएगा, अरे कुछ अलग लग रहा है, आज स्थान तो अलग है, चेयर अलग है, बैठक अलग है, पंखा भी नहीं है, आपको हर चीज अलग लगेगा। जब अलग लगेगा तब आपके बुद्धि जो है नए तरीके से काम करना शुरू होगा। बुद्धि बोलेगा अरे ये तो कुछ अलग लग रहा है, संस्कार बुद्धि को बताएगा अरे ये कुछ देखो भाई, कुछ नया हो रहा है, बाहर कुछ हलचल हो रहा है, देखो तुम देखो। अदरवाइज संस्कार मुरली सुनेगा, बुद्धि मुरली नहीं सुनेगा, संस्कार मुरली सुनेंगे। लेकिन जैसे ही नया हो गया, संस्कार बोलेगा देखो आज कोई गेस्ट आया है, मेहमान आया है। मेहमान है तो बुद्धि का काम है, क्योंकि नया है तो उसको सामना करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो बुद्धि को काम, जैसे ही बुद्धि काम में लगाएगा आपको मेहनत फील होगा, क्योंकि बुद्धि बहुत बहुत एनर्जी ड्रॉ करता है, थक जाते हैं। तो बुद्धि काम में लगाना मतलब थकना, और संस्कार से करना मतलब अथक बनना। लेकिन चूंकि हमारे संस्कार बिगड़ चुका है तो मुझे बुद्धि में शिफ्ट करना है, मुझे वो कार्य रिवाजी रीति से, संस्कार के रीति से नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जो बहुत मेहनत का काम है, और करना ही है, उसके बिना चेंज नहीं होगा। आप समझ पाएंगे कि ये मेरी गलती है, ये मेरा बोल ठीक नहीं है, लेकिन उसमें चेंज सारा दिन रात सारा जिंदगी नहीं ला पाएंगे जब तक ना आप वापस मेहनत में आएंगे। अटेंशन रखना होगा, बोलने के पहले सोचना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। तो अगर आप राजस्थान में हैं, अक्सर करके राजस्थानी बोली से जवाब देते हैं और आपका जवाब में कुछ ऐसे शब्द, ऐसे कड़वाहट होती है जिसमें आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो यहां नवीनता कैसे लाएंगे? कुछ पल के लिए आप हिंदी बोलिए, क्योंकि हिंदी आपके नेचुरल भाषा नहीं है। तो जब राजस्थानी बोली में कड़वाहट आती है और आप हिंदी नेचुरल भाषा नहीं है, जब आप बोल रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचे आप ब्रेक लगा दिए, मेहनत शुरू, बुद्धि चालू, दिव्य बुद्धि चेक कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आप स्लो हो जाएंगे, जैसे ही स्लो हो जाएंगे सोचने का गुंजाइश रहेगा और उसको अजमाने की गुंजाइश रहेंगी। तो इस तरीके से हमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन प्रक्रिया के 3 स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज, बौद्धिक स्टेज। हमने केवल समझा है, उसको आत्मसात नहीं किया है, उसको उसके स्वरूप या स्वरूपा नहीं बना हूं मैं, केवल मैंने समझा हूं। आई हैव ओनली अंडरस्टूड इट, बौद्धिक लेवल से है। अच्छा ऐसा है, ऐसे करना होता है, कर भला तो होगा भला, बस मैंने समझा है, कर भला तो होगा भला। ना मैंने अनुभव किया, ना मैं उस पर मनन किया, ना मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच कर भला तो होगा भला, क्योंकि हमने देखा है भला करने वाले आदमी भी दुख से मरा है। तो नेचुरली मैं से केवल समझा हूं इस बात को कि एक शब्द है, रट लिया हूं। इसके नेक्स्ट स्टेप है, पहले कॉग्निटिव स्टेप हो गया बौद्धिक, दूसरा स्टेप है एसोसिएटिव। ये सबसे मेहनत वाली स्टेप है और यहां आना ही होगा आपको अपना आचरण छोड़कर वापस एक स्टेप उतरना होगा, छोटे क्लास में आना होगा, फिर से बड़ा क्लास। एसोसिएटिव स्टेज क्या है? जहां हम जो हमने समझा सुना उस चीज को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं देखा कि किसी के बोल बहुत अच्छे हैं, हमें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा?
मैं कॉन्शियसली किसी से बात करने के पहले हमारा स्क्रिप्ट मेंटली तैयार कर लेंगे कि हमारा स्टोरी लाइन क्या होगा, मुझे क्या क्या बोलना है, किस प्रकार के कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल कर, क्योंकि वो शब्द अक्सर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ राज्यपाल साहब से मिलने गए थे दीदी जी के साथ। उन्होंने टोटल, और 3-4 बहनें साथ में थी, उन्होंने कहा 5-6 कुमारियों को लाना, उनसे हमें क्वेश्चन पूछनी है। राज्यपाल साहब एक बार बताए थे। तो 5-6 कुमारियां गई थी, उसमें से शायद यहाँ 1-2 एकता बहन या कोई होंगी जो थी शायद। नहीं, आप नहीं थे, अच्छा और कोई होंगे, बट 6 लोग गए थे उस टाइम दीदी जी के साथ। राज्यपाल उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू किया, अच्छा तुम समर्पित क्यों हुए हो, क्या लक्ष्य है, इससे तुम्हें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से उन बहनों को क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट उसके अलावा जो जनरल रक्षाबंधन के दौरान उन्होंने केवल एक शब्द बोले, बहने सारा परिचय दिया, सब कुछ किया, उनको इनवाइट किया आबू के लिए। उन्होंने एक शब्द केवल बोला, आप लोगों का कार्य अनुकरणीय है, बस, दैट्स ऑल। तो राजा कितने छोटे शब्दों में आपकी प्रशंसा भी किया, आपके कार्य का सपोर्ट भी किया, दैट्स ऑल। हाँ, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है, आबू बहुत अच्छा है, कितने बोलते हैं लोग। उन्होंने एक ही शब्द बोला, आपका कार्य अनुकरणीय है, दैट्स ऑल। अब ये शब्द सोचिए, आपको अनुकरणीय शब्द इस्तेमाल करना है कहीं पे, तो आपका डिक्शनरी में तो नहीं है, तो आपको वो चीज में मनन करना होगा कि किस प्रकार से हम अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करेंगे। किसी पर आप नाराज हैं, उन्होंने ठीक से कुछ किया नहीं, आपके ऑफिस के साथी, उसको बुला के आपको समझाना है, तो उसके पहले सोच लीजिए किस किस प्रकार से आप बात को रखेंगे, किस किस प्रकार से आप अपने बात को एक्सप्रेस करेंगे, वो पहले सोच लीजिए आप क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और यहां तक कि आप एक छोटा सा नोटबुक या डायरी रखिए, जो उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, उसमें वो 3-4 शब्द आने चाहिए जिसको जो आप इस्तेमाल करेंगे, और बाद में धीरे से फाड़ के फेंक देना। नहीं तो वो अगर बाद में देखेगा, बोलेगा ये तो नोट बना के हमको डांट रहा है। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, अदरवाइज आप अपने ट्रैक पे चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन के दौरान। अब क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन कौन सा है, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन किसको क्या कहा जाता है, भाई में से कोई बताएं भाई साहब, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन किसको कहेंगे? हाँ जी, हाँ, डिस्कशन करना, सीरियस डिस्कशन जहां पे है, जहां पे मत का अंतर हो रहा है, हाँ, डिसीजन का अंतर हो रहा है, वो चाहते हैं ये, हम चाहते हैं ये सब क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। या किसी को आपको गाइड करना होगा, उनके मिस्टेक्स को ठीक करना होगा, दीज आर क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन, राइट। ये बहनें भी करते हैं, आप अपने सेंट्रल लेवल पे भी करते हैं, आप सेवाओं में भी करते हैं। हो सकता है एक बहन दूसरे बहन को समझाए, वो भी क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। हो सकता है एक स्टूडेंट कुछ अपने तकलीफ की बातें बता रही हैं, वो भी क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। हो सकता है गीता पाठशाला में कुछ तकलीफें हुई, वो बात कर रहे हैं, वो भी क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। हो सकता है पति पत्नी आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस। आपका बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, बच्चों के साथ आप बात कर रहे हैं, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। ऑफिस का, बिजनेस का, ये बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस है। वहां पे आपके शब्द, कीवर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए, किस तरीके से आप पेश करेंगे। जब आप ये लिख के कर रहे हैं और मेंटली एक बार रिहर्स कर रहे हैं, यानी उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल करके कर रहे हैं, तो बहुत अधिक चांस है कि आप उसी प्रकार के शब्द, उसी प्रकार के जो आपने सोचे हैं फ्लो, वो फ्लो आप मेंटेन कर सकेंगे। और ये हमने बहुत सारे प्रयोग करके देखे हैं, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप टेम्पर खोएंगे नहीं, आप फोकस्ड रहेंगे, आप जो बोलना चाहते हैं वही बोलेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, और समय पर आप अप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से अपने बोलों पर
ध्यान देना ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ये जो सेकंड फेज हमने बताया, इसमें मेहनत है। ये करते करते एक टाइम आएगा जब आपका बोल बहुत स्पॉन्टेनियस अच्छा हो जाएगा, और जब बहुत स्पॉन्टेनियस अच्छा हो जाएगा तब बुद्धि का काम धीरे धीरे कम हो जाएगा, तब आप चले जाएंगे ऑटोनोमस फेज में, स्पॉन्टेनियस अर्थात संस्कार टेक ओवर कर लेगा। तो शुरुआत में आपने बुद्धि से समझा केवल, फिर बुद्धि से समझते हुए आजमाने का प्रयास किया, ये मेहनत वाली काम है स्टेज 2। और स्टेज 3 वो संस्कार बन चुका। अब अगर संस्कार कुछ गड़बड़ बन चुका है तो आपको वापस दूसरा स्टेज पे आके प्रैक्टिस करना होगा परिवर्तन के लिए। तीसरा स्टेज में रह के असंभव है परिवर्तन होना, और हम सभी अपना स्पॉन्टेनिटी को, स्वतःस्फूर्तता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हमको भूलना पड़ेगा कि मैं पुराना हूं, मैं पुरानी हूं, क्योंकि मेरा आदत पुराना बन चुका है। इसीलिए मुझे फिर से नया बन के उस आदत के लिए, सिर्फ उस आदत के लिए फिर से नए सिर शुरुआत करना होगा। मेहनत, जैसे मैं उदाहरण दिया मुरली सुनने का, अगर ठीक नहीं है, योग में बैठ के किसी को झुटका आता है तो आपको शुरू से योग का अभ्यास करना होगा, वो उससे नहीं होगा। स्टार्टिंग से, जैसे 7 डेज कोर्स है, कोर्स करना नहीं पड़ेगा, लेकिन योग से बैठने से लेके 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, वहां से चालू करके फिर से बढ़ाइए, और 1 महीना के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन में भी सब जुड़े हुए हैं, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, और आशा है आप इन चीजों को अप्लाई करके देखिए। अपने सेल्फ टॉक साइकिल, अपने आप के साथ जो बातें करते हैं वो बहुत समर्थ होना चाहिए, और हम कई बार रॉन्ग एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। एक आदर्श जिनको सोचते हैं, गलत तरीके से उस आदर्श को ले लेते हैं, उनके अंदर जोश देखते हैं, उनके सक्सेस देखते हैं, परंतु वो शायद आदर्श नहीं है। और इस तरीके से विश्व में कई आतंकवादी कई लोगों के जीवन के आदर्श बन गए हैं। अब अगर कोई आतंकवादी किसी के जीवन का आदर्श बन जाए तो जरा सोचिए वो व्यक्ति क्या बनेगा, वो भी एक आतंकवादी ही बनेगा। तो हम थोड़ा बुद्धि से समझें, क्या मैं अच्छा निर्णय कर रहा हूं, क्या किसको मैं अच्छा कह रहा हूं, क्या वो ज्ञान युक्त है, क्या वो श्रीमत अनुसार है, इस बात को थोड़ा ध्यान दे के उस चीज को आजमाइए। ओम शांति। चलिए 2 मिनट योग करते हैं, फिर दीदी जी आएंगे। किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली
प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले, अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए, हमको ना भूले, भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद।